Assalamu alaikum students. Hope you are good. And as all of you know, we cannot take regular classes in school due to current situation. So we are taking online classes. So you have to take online classes and submit your assignments and reply in your WhatsApp group in given time. So today we are going to discuss our SLDC phases, and we already discussed some phases in class. Like we discussed about the design phase and SLDC phases or steps in SDLC system development life cycle. We already discussed problem or defining the problems, after problem planning, feasibility studies analysis, requirement engineering and design. So we will again revise requirement engineering and design phase, and we will also study the next phase, that is the coding. So let's start. Requirement engineering. इस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जिस तरह आप लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो, तो इसके लिए आपको इस तरह प्रॉपर पहले उसको प्रॉब्लम बताना है, उसके बाद उसकी प्लानिंग करनी है, फिजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस करना है, और साथ साथ आपको ये इसके स्टेप्स हैं। जिस तरह आप कोई भी काम कर रहे हो, मीन्स कि आप कोई स्कूल में कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो या फिर कोई भी बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको एक किसी प्रॉपर फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। मीन आपको पहले उसका बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग सपोज कोई हाउस ही बना रहे हो, सिंपल सा, या किसी बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इसका एरिया क्या था, उसको प्लानिंग आप करोगे जब, और स्टडी वगैरह करने के बाद आप एनालिसिस करोगे। इसमें मैंने आपको क्लास में ये प्रॉपर समझाया था इन डेप्थ में। इनके रियल लाइफ कोई एग्जांपल भी इन डेप्थ मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सा स्टेप होगा। तो अभी आज जो रिक्वायरमेंट है, तो सपोज आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हों, या फिर अगर आप वो मैप ही डेवलप कर रहे हों, मेन के हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आपको रिक्वायरमेंट पहले चाहिए होंगी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। ये इसका अगर आप स्कूल का सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इसमें कितने रूम्स होने चाहिए, कितने इसका एरिया, इसका प्ले एरिया कितना होना चाहिए, और इसमें फ्लोर्स कितने होंगे, ये सारी आपके रिक्वायरमेंट्स ही होंगी। तो ये आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद ही आप नेक्स्ट फेज यानी कि डिज़ाइन यानी कि मैप बनाओगे। जो आपका बिल्डिंग का मैप है वो आप नेक्स्ट फेज में ही बनाओगे। तो उससे पहले आप सारी रिक्वायरमेंट गैदर करोगे कि स्कूल में कितने रूम होंगे, कितना हॉल होंगे, और एक्टिविटी रूम्स किस सपोज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस किधर होगा, लैब्स किधर होंगी। तो ये सारी आपने इसका पहले रिक्वायरमेंट लेनी है, और रिक्वायरमेंट जो लेंगे उसी के मुताबिक आप उसका डिज़ाइन बनाओगे यानी कि मैप बनाओगे। तो जो आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो सपोज, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। यानी कि आपने रिक्वायरमेंट देखनी है सिस्टम्स की, तो पहले से आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। मीन के कोई आया कि कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सपोज आपने कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम बनाना है या अकाउंट का सिस्टम बनाना है, तो आप पहले ये रिक्वायरमेंट लोगे कि पहले से कोई एग्जिस्टम आया, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या आपको इसमें चेंजिंग या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या आप न्यूली एक सिस्टम बनाओगे। अगर कोई सिस्टम इस कैपेबल है कि इसको दूसरे जो आप न्यू सिस्टम बनाओगे उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सके, तो ये सारे आप पहले इसको प्लानिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग देखते हैं कि इसमें फर्दर कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से आपने रिक्वायरमेंट लेनी है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सो आज हमारा टॉपिक ये था कि रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और व्हाट इज द फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। It is the process of determining user expectation
For a new or modified system or a software, requirements engineering is a set of activities used to identify and communicate the purpose of a software system and the framework which will be used। तो इसमें क्या है कि यूजर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप डिटरमाइन करोगे कि उसमें जो जो न्यू आप सिस्टम बना रहे हो या एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप अपडेट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसके लिए जो यूजर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आप वो नोट डाउन करोगे प्रॉपर। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में सिर्फ वो तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होंगी जो आपकी टीम मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन से सपोज आपकी स्कूल में कोई टीम आती है आपके स्कूल के सिस्टम को एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए, या फिर आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में इसको ऑनलाइन करने के लिए, तो वो टीम और जितने भी प्रोसेस से गुजरेगी न्यूली सिस्टम के बारे में जो भी चीज़ें मालूमात इकट्ठी करने के लिए जिस भी प्रोसेस से गुजरेगी, जो जो एक्टिविटीज़ करेंगी वो सारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की में ही इंक्लूड होंगी। Steps for requirement engineering. Requirement engineering consists of the following steps. Requirement gathering के सबसे पहले तो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि क्या है कि जो भी आपको कोई टीम आएगी आपके स्कूल में, तो उसके बारे में उसने मालूमात लेनी है कि क्या एक तो प्रोसेस होगा कि रिक्वायरमेंट जैसी भी उनको मिलनी है वो एक अलग से फेज़ है कि वो गलत हैं या दुरुस्त हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको उन्होंने गैदर करना है। उसके नेक्स्ट फेज क्या है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो आपने वैलिडेशन तो आपको ऑलरेडी पता है वैलिडेशन क्या है, यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट डेटा वैलिडेशन। तो इसमें क्या है कि आप इस फेज में चेक करोगे कि जो आपको रिक्वायरमेंट मिली है क्या वो वैलिड भी हैं या नहीं, इनके ठीक है या नहीं। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, तो उसमें आप जितनी भी रिक्वायरमेंट मिली है उनको मैनेज करेंगे और उसको प्रॉपर वे में आप मैनेज करके फाइनल उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग या द टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जब आप फर्दर रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? इट्स अ कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? Functional requirements specify the software functionality that the developer must build into the product to enable user to accomplish the task. Functional requirement सामने इसमें वो रिक्वायरमेंट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लाजमी बनानी है और उसने लाजमी डेवलप करनी है ताकि वो इसमें सारी फंक्शनैलिटीज इंक्लूड होंगी जो एक सिस्टम के रनिंग के लिए और उसकी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। नॉन यानी कि वो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बगैर सिस्टम आपका चल ही ना सके। मीन्स के अगर आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है तो अकाउंट डिपार्टमेंट में उसने यूज़र की फ़ी कंसेशन का मॉड्यूल मस्ट होना चाहिए। सपोज अकाउंट में फीस का तो होगा, लेकिन अगर आपको किसी स्टूडेंट्स को फ़ी कंसेशन दे रहे हैं, मीन्स कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो उसका मॉड्यूल मस्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ओके और सिमिलरली अगर आप एग्जामिनेशन सिस्टम बना रहे हो तो उसमें चेक पॉइंट का या फिर आपके सेशनल मार्क्स या सब्जेक्ट के मार्क्स, या सपोज अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो उसमें जो सेशनल मार्क्स जो टीचर के पास होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो क्या है, वो मस्ट उसमें उसका ऑप्शन होना चाहिए। या MCQs अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो उसके जो मार्क्स हैं वो मस्ट उसमें इंक्लूड होने चाहिए। Non-functional requirements specify criteria for judgment of the operation of a system. It describes how the system perform its duties. तो ये वो रिक्वायरमेंट हैं कि जो ये बयान करेंगे, जो बताएंगे कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो क्या अपना जो काम है वो ठीक कर रहा है, यानी कि इसमें जो वो रिक्वायरमेंट्स होंगी जो इसको ऑप्टिमाइज करने के बताएंगे, यानी कि आपका सिस्टम रन तो हो रहा है लेकिन उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रही है, एफिशिएंसी को बता रही है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज कंसर्न विद द एग्जामिनिंग requirement validation is concerned with examining the requirement to certify that they meet the intentions of the stakeholders.
The validation differ from verification in the sense that the verification occurs after the requirement has been accepted. In requirement validation, the requirement are reviewed to check that the requirements are complete and accurate. So requirement validation, as we already discussed, if we are going to validate our requirement, we have gathered some requirement. Now we have to validate whether these requirements are accurate or not. सो अंडरस्टैंड। सो इसमें क्या करते हैं कि आप वेरिफिकेशन करते हैं कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट गैदर की है क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। तो वो किस तरह आप गैदर करेंगे, किस तरह से आप उसको देखेंगे कि जो आपने ऑलरेडी जो अपने यूज़र से जो रिक्वायरमेंट ली हुई होंगी उसके उस पे वो यूज़र से जो आपने रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं और जो आपका सिस्टम है वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। अगर तो कर रहा है तो मीन्स कि आपका जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज performed to ensure that the software continues to meet the expectation of the acquired and users. Requirement management need to gather new requirement that arise from changing exception, new regulation or other source of change। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि जो आपने रिक्वायरमेंट लेके आए थे किसी यूज़र से, तो जो आपने नोट डाउन की थी और जो आपने सिस्टम डेवलप किया है वो उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है। एक तो ये आप बात देखते हो। दूसरा, अगर आपने जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी आप मैनेज कर रहे हो कि उसको भी देख रहे हो कि न्यू रिक्वायरमेंट यूज़र की सपोज हो सकती है कि वो उसमें कोई अपडेट करना चाह रहा हो, और जो आपने और इसमें जो न्यू चेंजिंग आ रही है उसको भी साथ साथ जो है मैनेज करने का प्रोसेस है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। मीन कि अगर आपने कोई सिस्टम बना दिया है तो कुछ अर्से बाद उसमें कोई चेंजिंग का बोल है तो वो क्या होगा, वो इसमें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आएगा कि अगर आपने कोई सिस्टम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसमें अगर चेंजिंग का हो रही है तो वो क्या है, कोई किसी भी किस्म की चेंजिंग या मॉडिफिकेशन हो रही है तो वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में इंक्लूड होगी। तो एग्जांपल है, इन द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द डेवलपमेंट टीम विल गैदर द necessary information by interviewing the user, giving questionnaire or by reading existing document। तो एग्जांपल है कि अगर आपके स्कूल में कोई आती है टीम आपका एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए, तो क्या है कि वो आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगी किस तरह, एंड यूज़र से, यानी कि आपके एचएम से, आप स्टूडेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से और टीचर से वो इंटरव्यू भी कर सकते हैं, गिविंग क्वेश्चन ईयर, और उनको कोई क्वेश्चन दे के कोई क्वेश्चन बना के एमसीक्यूज टाइप, तो उसमें से वो खुद डेटा बनाएंगे तो चेक करेंगे कि क्या इनमें इस स्कूल में ये चीज़ फॉलो हो रही है या नहीं। और या फिर अगर उनके पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है, कोई वो पुराना सिस्टम देखेंगे कि ये किस तरह से किस सिस्टम को यूज़ करें, तो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर लेंगे। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट, सॉरी, डिज़ाइन फेज। अभी आपने सपोज के रिक्वायरमेंट तो गैदर कर ली हैं, मीन्स कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो आपने इंक्लूड कर ली। मीन के सपोज आप गए थे कोई बिल्डिंग का स्कूल का मैप बनाने के लिए, तो आपने उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो गैदर कर ली कि किस तरह से आप कितना उसका एरिया है, कौन कौन सी आपको कितने रूम्स चाहिए, क्लासरूम कितने होंगे, हॉल्स कितने होंगे, ये सारा आपने रिक्वायरमेंट तो ले ली। अब नेक्स्ट फेज होगा उस केस में कि आपने उसका मैप बिल्ड करना है। ठीक है, कि आपने अंडरस्टैंड कि उसका आपने लेआउट ले लिया बेसिक सा, उसने उसका सॉरी उसका रिक्वायरमेंट ले ली। अब आपने उसका बेसिक या एडवांस उसका ड्राफ्ट बनाना है, यानी कि मैप बनाना है। और इसमें क्या होगा कि डिज़ाइन फेज में अब आपने
जिस तरह आपने उसका मैप बनाना है, इसमें आपने ईआरडी सिस्टम की ईआरडी बनानी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और अ फ्लो चार्ट कि आपका suppose you if you are going to build a database, then you need to draw ERD diagram, entity relationship diagram. Otherwise, if you are going to make a complete software, then you need to draw a flow charts. मीन कि आपने फ्लो चार्ट बनाना है कि उसमें बताना है कि डेटा कौन सा है, किस तरह से प्रोसेस होगा और एंड किस तरह से होगा, यूजर्स कहाँ पे अटैच होंगे और कंडीशंस किधर लगेंगे और किस तरह से कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा. The design phase is the architecture phase of the system design. The flow of data processing is developed in charts. तो क्या है कि जो आपका डेटा फ्लो है वो चार्ट्स की सूरत में डिस्कस होगा, चार्ट की सूरत में बताया जाएगा. एंड द प्रोजेक्ट टीम determine the most logical design and structure for data flow and storage. For the user interface, the project team design mock-up, screen layout, and developers used to write the code for the actual interface. तो क्या है कि जो आपका प्रोजेक्ट टीम है जो आपकी रिक्वायरमेंट लेने आई थी या जो प्रोजेक्ट टीम है वो एक बेसिक सा वो मॉकअप बना के देंगे, मैप टाइप बना के देंगे डेवलपर्स को. और डेवलपर्स आपकी रिक्वायरमेंट नहीं ले रही, डेवलपर्स अपनी जगह अपने इधर बैठे हैं, उन्होंने उस मॉकअप को देख के यूजर का एंड एंड एक्चुअल जो इंटरफेस है वो बनाना है. सपोज कि आपका बटन किस तरह के होंगे, किधर होंगे, मेन्यू किस तरह सा होगा, साइड बार किधर होगी, साइड बार अगर है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी और कौन कौन से इसके मॉड्यूल्स होंगे, ये सारे पहले रिक्वायरमेंट टीम गैदर करेगी, बाद में डेवलपर उसका एक्चुअल लेआउट बनाएंगे. अंडरस्टैंड? ओके. Structure of design phase. The design phase normally consists of two different structures. These are the algorithms and the flowcharts. You already studied about the algorithm in class 10 and flowchart as well. And so no need to explain these two. Algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem for carrying out a solution for a problem. Example, in a student examination system development project team follow the following algorithm will find the result of a student on percentage marks. Start read marks mean program will start and then after starting it will read the marks from a keyboard or mean marks will be given from the keyboard or input from scene or scanner. Okay, if marks are greater than 40, then print the pass as print fail. So what will be its flowchart? A flowchart is a type of diagram that represent an algorithm or a process. It shows the step of algorithm with the help of boxes and their order by arrowing connecting the boxes. The diagrammatic representation of algorithm give a step-by-step solution to a given problem. The operation are represented in the boxes and the flow of control on the arrows. तो क्या है कि जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे और उसका जो फ्लो होगा, डेटा फ्लो होगा, वो एरोस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा. एंड द फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड टू एनालाइज एंड डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट एंड मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड्स. तो क्या होगा कि आपका एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होने से पहले आपका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट्स लिखा बनाया जाता है. मोस्टली आपका एल्गोरिदम्स के बजाय फ्लो चार्ट ही बनाया जाता है. जिस तरह आप डेटाबेस में ईआरडी डायग्राम बनाते हैं, इस तरह सिस्टम को डिवेल्प करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं. और इसके बाद एक्चुअल आपका जब फ्लो चार्ट सेट हो जाता है उसके बाद आपकी कोडिंग स्टार्ट होती है जो कि डेवलपर स्टार्ट करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज flow charts. A flow chart is a type of diagram that represent a flow chart that represent an algorithm or a process. It shows the step of algorithm with the help of boxes their and they ordered by arrows connecting their boxes. The diagrammatic representation of algorithm give a step-by-step solution to a problem. तो
एल्गोरिदम्स का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी क्या है कि step by step solution, give step by step solution to a problem, mean कि actually it is a algorithm is actually step by step procedure to solve a problem, mean you have to design and divide your big problem into some steps and then you will find its solution. These flowcharts are used for analyzing, designing and documenting and managing the process or a program in various fields, as we already discussed. And flowchart symbols, some most commonly used flowchart symbol are shown. तो ये कुछ आपको पिक्चर्स बताई गई हैं, उसका आपको बताया गया है टर्मिनल क्या है, सिंबल्स और स्टार्ट एंड एंड ऑफ एल्गोरिथम के आपके टर्मिनल जो होता है आपको स्टार्ट और एंड का, एल्गोरिथम का स्टार्ट और एंड बताता है। आपकी बुक में ये क्लियर पिक्चर बनी होगी। इनपुट एंड आउटपुट, ये सीधा जाता है और डायमंड से आपका डिसीजन स्ट्रक्चर बताया जाता है। फ्लो इन लाइन कनेक्ट वन सिंबल टू अनदर सिंबल्स, के एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करने के लिए आप जो लाइन बनाई जाती है, फ्लो लाइन बनाई जाती है। और प्रोसेसेस को ये रेक्टेंगल से बताया जाता है। और मेन की मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं इसमें वो इंक्लूड किए जाते हैं। और आपका जो कनेक्टर है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आपको एक क्लियर पिक्चर बता देते हैं। सपोज कि ये क्या है, स्टार्ट एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है इक्लिप्स से और एंड भी हुआ है और इनपुट मिली है आपके एल्गोरिथम को, मीन्स कि आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उसने कोई इनपुट दी है। इनपुट जब उसको मिलेगी तो उस इनपुट पर वो डिसाइड करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर तो ट्रू है तो मे बी वो लेफ्ट, यहाँ पे एरो नहीं लगी हुई, मे बी वो लेफ्ट साइड पर चले जाए और कोई प्रोसेस करने के बाद उसको एंड कर दें। और मैं भी अगर कोई ऐसा केस है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो डायरेक्टली एंड कर दे। और एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन उस पर सर्टेन कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन अगर वो मीट होती है तो कोई प्रोसेस करे उसके बाद एंड हो। अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमने 2 के बजाय 3 केसेस कर लिए कि अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट उसको एंड कर दे, अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो फर्दर ये 2 स्टेप्स करिए। फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है और उसमें कोई क्राइटेरिया रखा जाता है, मीन कि 2 कंडीशन लगा दी जाए तो राइट साइड वाला प्रोसेस हो। अगर कंडीशन ट्रू होती है उसमें कोई सर्टेन कंडीशन लगती है तो लेफ्ट साइड वाला प्रोसेस हो। जिस तरह आपने वो कंडीशनल स्टेप पढ़ा था इफ एल्स इफ वाला, क्या थी उसमें, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स थी। अगर आपका मार्क्स 60 है या 80 है, यानी कि 60 से अबव है या 80 से बिलो है, तो ये क्या है, 2 कंडीशन लगी। होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट सेम स्टार्ट टर्मिनल, after starting terminal it will take some input and after taking input it will process it and after processing it gives it will check some conditions, वो conditions को check करेगा। तो अगर तो condition false हो जाती है तो इधर से ही वो stop हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो डेटा नेक्स्ट सेंड कर देगा और डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देगा। और इस डॉक्यूमेंट के साथ एक और एल्गोरिथम यहाँ पे अटैच हो सकता है और उसके बाद इसको एंड टर्मिनेटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो शेप है इसका मतलब कि एल्गोरिथम कोई और किसी और एल्गोरिथम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसे आपने यहाँ पे ये पढ़ा था कनेक्टिंग एल्गोरिथम्स। इवन joining two kind of algorithm or a flow. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आपका एक सिस्टम है जो ये चेक करेगा कि अगर आप पास हैं या फेल हैं, या आपके मार्क्स 40 से अबव हैं तो वो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। तो ये क्या है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद इनपुट मिलेगी, मीन्स के यूज़र यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे एल्गोरिथम स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे यूज़र जो है अपने कीबोर्ड से मार्क्स इंटर करेगा कि वो मार्क्स कितने हैं, 40 हैं, 50 हैं, 80 हैं या 15 हैं।
वो मार्क्स लेने के बाद एक कंडीशन लगी है जो यहाँ पे चेक करेगी कि मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 के मार्क्स 40 के बराबर हैं या उससे बड़े हैं। अगर तो वो उससे लेस हैं तो इस स्टेटमेंट पर आ जाएगा और प्रिंट करेगा फेल और स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर 40 से अबव है तो यस, अगर 40 से अबव है प्रिंट पास, यहाँ पे पास को प्रिंट करेगा और देन स्टॉप हो जाएगा। तो ये था आपका फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम। आपका ये फ्लो चार्ट था जो कि डिज़ाइन फेज पे ये इस तरह बताया जाएगा। जब आपका ये मैप बन जाएगा, ये फ्लो चार्ट बन जाएगा, इसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन और कोडिंग स्टार्ट होगी आपके सिस्टम की। अब कंस्ट्रक्शन या कोडिंग में क्या है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज डेवलपर एग्जीक्यूट द प्लान्स plan layout and design the phase. The developer design the database, generate the code for the data flow process, and generate the actual user interface screens during the construction phase test. Data is prepared and processed as many times as necessary to refine the code. The code is written in programming language. Code is so called computer language. तो जब आपका फ्लो चार्ट का प्रोसेस ख़त्म होता है उसके बाद आपकी कोडिंग स्टार्ट होती है। कोडिंग में क्या है कि जो भी आपका फ्लो चार्ट था, जो इसमें जो भी चीज़ें फ्लो चार्ट थी, जो भी आपका मैप बना था उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि आपका उसके रिलेटेड कोड लिखा जाता है। तो जो बातें फ्लो चार्ट में थी, किस तरह से वो स्कैन करेगा या रीड करेगा डेटा को, और उस पर कौन सी आपकी कंडीशन लगेगी, अगर वो कंडीशन पास हो जाती हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, कंडीशन फेल होंगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, ये आपका सारा मेंशन था आपके फ्लो चार्ट में। तो यही सारा काम आपकी अब इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसकी कोड लिखा जाएगा और इस कोड को आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलेंगे। तो ये जो आप कोड है इसमें आप तो एक तो यूज़र का इंटरफेस भी साथ डेवलप होगा, यानी कि उसका डिज़ाइन भी बनेगा, यूज़र जो फ्रंट एंड जो होगा वो भी होगा, उसके बैक एंड पे जो डेटा बेस है, यानी कि जो डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो डेटाबेस में स्टोर होगा, किस तरह रिट्रीव होगा, यानी कि साथ आपका डेटाबेस भी बन रहा होगा। और उसके साथ आपकी साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी हो रही होगी। मीन कि आपका कोई प्रोसेसेस आपने एग्जीक्यूट किए, उसकी कोडिंग की एक मॉड्यूल की, तो उसके साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी हो रही होगी, जो डेटा है उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। लेकिन एक्चुअल टेस्टिंग जो ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, दैट इज सम डिफरेंट। तो जो है कि मॉड्यूल्स की साथ टेस्टिंग होती रहेगी। एग्जाम्पल है स्टूडेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वही एग्जाम्पल है कि अगर आपका मार्क्स स्टूडेंट लेता है 40 से ग्रेटर तो क्या होगा, अगर उससे कम है तो क्या होगा, जो आपने एल्गोरिथम पढ़ा था उसकी साथ इम्प्लीमेंटेशन बताई गई है। तो ये फर्स्ट लाइन में कमेंट किया गया, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जिस तरह आपने ऑलरेडी स्टडीड सी लैंग्वेज in 10 class, and you already know about the variables and data types like float, int, and here you use in C language as a C++ language, and here you use cout instead of printf. In C language you use printf for display. Here you will use cout for display and cin to take input from user instead of scanf. एंड इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो 40 से अबव हो, सी आउट यानी कि प्रिंट क्या करे, पास, एल्स सी आउट, प्रिंट फेल। तो अगर 40 से अबव है मार्क्स तो क्या करे, पास प्रिंट करे, वरना फेल प्रिंट करे, और गेट सी यानी रिटर्न 0, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ तक था, ये आपने फेजेस पढ़े कोडिंग का। अभी आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोग एज्यूम करेंगे आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो सपोज आप एज्यूम करेंगे आप किसी पार्ट का हिस्सा हो, तो किसी टीम का हिस्सा हो जो रिक्वायरमेंट गैदर करनी आई है आपके स्कूल से। तो आपकी स्कूल से आपके स्कूल का ऑनलाइन सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए,
वो सारी लिख के आपने सेंड करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट आपने नेक्स्ट क्लास से पहले लाजमी सेंड करनी है। ओके, खुदा हाफिज़।